नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए गए केंद्र के अध्यादेश की रार अभी सुलझती नहीं दिख रही है। केजरीवाल सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश को चुनौती दे डाली है। सामने ये भी आया है कि सर्विसेज को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक में भले ही आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन न मिला हो, लेकिन अब ग्राउंड पर आम लोगों का समर्थन जुटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। और वो प्लान ये है कि आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली में अध्यादेश की कॉपियां जलाने की तैयारी कर चुकी है। 3 जुलाई को आम आदमी पार्टी दफ्तर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश की कॉपियां जलाएंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के 70 विधानसभाओं के नेता, विधायक, मंत्री, पार्षद और सांसद भी मौजूद रहेंगे। जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया। 2015 में दोबारा 70 में से 67 सीटें देके केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुना गया। 2020 में तीसरी बार 70 में से 62 सीटें देके दिल्ली वालों ने अरविंद जी को अपना मुख्यमंत्री चुना। कहा जा सकता है देश के सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्रियों के अंदर कोई भी पोल हो, कोई भी न्यूज चैनल कराता हो, हमेशा अरविंद केजरीवाल जी का नाम उसमें शुमार होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे केंद्रीय नेतृत्व के साथ तीनों चुनाव के अंदर पूरा जोर लगाया, मगर दिल्ली के अंदर उनकी करारी हार हुई। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से बदला लेना चाहती है। केंद्र सरकार दिल्ली वालों से बदला लेना चाहती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, मुझे लगता है पूरे देश में शायद एक ऐसी जगह दिल्ली है जहां पे डॉक्टर का उपचार मुफ्त, दवाई मुफ्त, टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा मुफ्त और हर तरीके की सुविधाएं दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं। इससे भी केंद्र सरकार को बहुत कष्ट है कि अब किसी राज्य में केंद्र सरकार और इनके मंत्री जाते हैं तो लोग कहते हैं हमें अरविंद केजरीवाल जैसी सरकार चाहिए। अब किसी तरीके से केंद्र सरकार अपने जब सारे हथकंडे इनके चुनाव में फेल हो गए तो ये चाहती है कि किसी तरीके से दिल्ली के ऊपर एक गैर कानूनी कब्जा किया जाए एलजी साहब के माध्यम से। और उस गैर कानूनी कब्जे का तरीका है ये काला अध्यादेश। देश की सबसे बड़ी अदालत के 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने फैसला लिया है। ये ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, संवैधानिक पीठ का फैसला है कि 8.5 साल से जो आम आदमी पार्टी कहती थी, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि ये सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हैं, वो सही कहते थे। केंद्र सरकार झूठ कहती थी, भारतीय जनता पार्टी झूठ कह रही थी दिल्ली वालों को। ये अधिकार हमेशा से संविधान में अरविंद केजरीवाल को मिले थे, दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उनके मुख्यमंत्री को मिले थे। केंद्र ने उनके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। ये बात हमने नहीं कही, ये बात देश की संवैधानिक पीठ ने कही। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे गया उसी दिन रात को ये काला अध्यादेश लाके दिल्ली वालों से और अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से बदला लिया गया। इसको लेके मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन के 7 उपाध्यक्ष बैठे हैं, मेरे विधायक साथी हैं और आप लोग भी जनता के बीच में जाते होंगे। मैं ये कह सकता हूं और मैं बहुत
जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर से कट्टर समर्थक भी हैं दिल्ली के अंदर और आपस में बैठ के रैशनल बात कर लेते हैं, आपस में अगर बैठे हैं तो बात ईमानदारी से भी कर लेते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई बाकी सब तो ठीक है मगर ये केंद्र सरकार ने ठीक नहीं किया, ये तो धोखा है, ये तो दिल्ली वालों के साथ धोखा है। ये भारतीय जनता पार्टी के अच्छे से अच्छे समर्थक आज दिल्ली में कह रहे हैं। और दिल्ली के अंदर ये नैरेटिव गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक, मिडिल क्लास से लेकर यूथ तक, यूथ से लेकर बच्चों तक, हर आदमी ये कह रहा है कि ये अध्यादेश काला अध्यादेश है और इसका हर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। तो दिल्ली वालों के साथ मिलके आम आदमी पार्टी इस विरोध को जनता के साथ मिलके एक तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू करने जा रही है। 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ सभी कैबिनेट के मंत्रीगण, सभी सम्मानित विधायकगण इसी आईटीओ के पार्टी के नेशनल ऑफिस में इस अध्यादेश की प्रतियों को जलाएंगे 3 जुलाई को। 5 जुलाई को सभी 70 दिल्ली की विधानसभाओं में इन अध्यादेशों को जलाने का कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद 6 जुलाई से 13 जुलाई तक दिल्ली के कोने कोने में, दिल्ली के हर मोहल्ले में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर इस काले अध्यादेश की प्रतियों को जलाया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये जो विवाद है आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। आप सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 5 मेंबर वाली संविधान पीठ ने जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड हैं, उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रधर्म में इसी पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी से, संजीव निगम आम आदमी पार्टी से, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एनवी न्यूज़ पर। संजीव जी, क्या लग रहा है कि ये जो फैसला है और ये जो अध्यादेश है लगातार कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र के बीच में दूरियों की एक प्रमुख वजह बन गया है और संघीय ढांचे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि संघीय ढांचे को कमज़ोर करने की कवायद होगी अगर काम नहीं कर पाती है राज्य सरकार और केंद्र का दखल इतना नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है कि अब आप सड़कों पर उतरकर कॉपियाँ जलाने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है? देखिए, आपने क्या किया, हमें इतना मजबूर कर दिया। आपको आवाज आ रही मेरी? जी। आम आदमी पार्टी को आपने इतना मजबूर कर दिया कि हम यहां तक सोचने के लिए विवश हो रहे हैं। क्या कर सकता थी जब जनता ने चुन करके भेजा है एक पार्टी की सरकार को कि वो जाए और अपने विवेक से जनता के हित के लिए काम करे, और इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जब 2000, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ त्रिशूल जी, तो मैं ये कह रहा था कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जब आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। अब आप बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत है क्या? और उसके अंदर 5 जजों की जो है संविधान पीठ ने 5-0 से दिल्ली सरकार के पक्ष में यह आदेश पारित किया। अब इसके बावजूद
अगर आपको विरोध करना ही है केंद्र सरकार को तो करे। और जैसा कि आपने देखा, हम दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं और हम प्रतीकात्मक रूप से 3 जुलाई को ये जो अध्यादेश, काला अध्यादेश है, इसकी प्रतियां भी हम जलाएंगे अपने दिल्ली के कार्यालय में। और उसके बाद जैसा कि आपको जानकारी है कि 5 जुलाई को हम सभी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में इसको जलाने का काम करेंगे। और इसके बाद दिल्ली के प्रत्येक कोने में आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, दिल्ली की जनता है जिनको आम आदमी पार्टी की सरकार पर पूरा भरोसा है, वो भी प्रतीकात्मक रूप से इसको जो है अपना विरोध दर्ज कराएंगे जला करके। तो जितना आम आदमी पार्टी को करना चाहिए वो हम सारे कदम उठा रहे हैं। पिछले दिनों हमने जाकर के तमाम उन राज्यों में या दूसरी पार्टियों से जाकर के, हमारे जो नेता है अरविंद केजरीवाल साहब ने, उन्होंने जाकर के मुलाकात की, मिले, और मिलने के बाद उन्होंने उनको काफी लोगों ने उनको पक्ष में बोला कि नहीं, जब भी अगर राज्यसभा में आता है तो हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो जो प्रयास हमें करने चाहिए आम आदमी पार्टी को, अपने स्तर से हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने अति कर दी है तो उसका जवाब फिर आने वाले समय में जनता देगी और रुकेगी। अरे भाई, आम आदमी पार्टी को भी जनता ने ही चुना है, तो कम से कम काम करने दीजिए ना। आप क्यों इस प्रकार से, मुझे नहीं समझ कौन सी टीस है इस केंद्र में बैठी हुई सरकार के उसमें कि वो जानबूझ करके डेलिबरेटली जो है रोड़े अटकाना और रोध उत्पन्न करना उसकी फितरत में हो गया है। भाई आप भी समझिए, ये चुन करके वही काम करने दीजिए ना। अगर कोई काम गलत हो या तो उसके पीछे आपने बिठा रखा है जी महोदय को, वो देखेंगे और समझेंगे। लेकिन आप बिल्कुल एक स्टेप भी आगे बढ़ने, तमाम योजनाएं दिल्ली सरकार की सब अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, राशन वाली योजना थी या और तमाम योगा क्लासेस चल रही थी, तमाम योजनाओं को आपने जो है सब डिटेल कर दिया हमारी जो है। और अभी भी आपको जो है भाई, अगर मुखिया है इसको चुन करके भेजा, उसको इतना तो अधिकार बनता ही है कि भाई अगर एक कोई व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा है या अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह आप उसकी, भाई तभी तो थोड़ा सा भय रहेगा। ये सामान्य तरीका है। अदरवाइज सरकार का किसी प्रकार का अगर भय नहीं है तो किस काम की सरकार, तो फिर कोई क्यों सरकार से, और होना भी चाहिए भाई। सरकार अगर भय नहीं रहेगा कि हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जो अफसर है बैठे निष्पक्ष भाव से काम नहीं करेंगे, दिक्कत आएगी। और आपके सामने अगर अफसर जो है सही मायने में 100% ध्यान दे करके और कायदे से काम करते हैं तो आज दिल्ली की रफ्तार कहीं ज्यादा होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम मुकाबला कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा जो कुछ हमसे संभव हम सब कुछ कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो बेहतर होगा इससे। सुशील शर्मा जी, कैसे देखते हैं कि संघीय ढांचे को लेकर संविधान पीठ फैसला सुनाती है और उसके 9 दिन बाद केंद्र अध्यादेश ले आता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंची है आम आदमी पार्टी। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र के काम पूरी तरीके से सामंजस्य से होने चाहिए और सभी का अपना स्थान है, सभी जनादेश से चुन के आते हैं और जनादेश का सम्मान होना चाहिए? देखिए, ये आपकी बात सही है। दोनों के सरकार और केंद्र सरकार के मध्य सामंजस्य तो नहीं ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर रहा हूं मैं। क्योंकि दिल्ली सरकार पिछले कुछ समय से, जब से दिल्ली सरकार बनी है, आप देखिए कि सिवाय 1-2 क्षेत्रों के काम करने के, जिसको कि आप कह सकते हैं कि एजुकेशन में इन्होंने थोड़ा सा काम किया है, वो भी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा किया है, नए स्कूल बिल्कुल नहीं बनाए हैं, और हेल्थ में थोड़ा सा इन्होंने काम किया है, वो भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है खास तबके को फायदा देने के लिए। नए अस्पताल दिल्ली में कोई नहीं शुरू हुए हैं, देखिए, और बजाय इसके के जो अस्पताल एग्जिस्टिंग है उनको इम्प्रूव करने के इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम से नए चीजें पैदा की अपने कार्यकर्ताओं को फायदा देने के लिए। अब हम बात आते हैं कि दिल्ली सरकार का असली मंशा क्या है। दिल्ली सरकार जितना पैसा एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी पर खर्च करती है, उतने पैसे में वाकई किसी ना किसी दिल्ली में बहुत सारी जनता का बहुत बड़ा भला ये कर सकते हैं। तो इनकी मंशा सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करने की होती है
और पैसा सरकारी जो धन है, हमारे आपका पैसे का जो टैक्स है, उसको मिसयूज करने की होती है। जो अभी शीश महल इनका एक भ्रष्टाचार का नमूना पता लगा है, जहाँ 1 करोड़ रुपए के तो पर्दे पड़ते हैं, जबकि 1 करोड़ रुपए में तो भव्य मकान बन जाता है। तो ये जो दिल्ली सरकार के खिलाफ जो केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है, इसको दिल्ली सरकार बड़े कहना चाहिए मौके का फायदा उठा के दुष्प्रचार कर रही है। क्योंकि जो अध्यादेश जिस कानून के तहत लाई है सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में खुद मेंशन किया था कि ये हमारा ऑर्डर है, दोनों की केंद्र और राज्यों की शक्तियों को हमने इस तरह से डिफाइन किया है, और यहाँ पर केंद्र सरकार का अधिकार है, वो चाहे तो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकती है या कुछ और कानूनी उपाय कर सकती है। तो केंद्र सरकार ने कानूनी उपाय किया। और यहाँ एक चीज और मैं बताऊं आपको, जो शायद हमारी जनता को, भोली भाली जनता को नहीं पता, जिस अधिकार की केजरीवाल साहब बात कर रहे हैं कि वो हमसे छीन लिया गया है, वो अधिकार क्लास ए ग्रुप 1 गजेटेड ऑफिसर्स की ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का है, जो कि IAS अधिकारी कहलाते हैं। और IAS अधिकारी पूरे ठीक है, मैं सुशील जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सुशील शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए अब, ताकि मैं आगे खेमचंद शर्मा जी के पास जाऊं। जी हाँ, मुझसे कह रहे हैं? हाँ, आप अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए ताकि फिर मैं खेमचंद शर्मा जी से उत्तर ले सकूं। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि दिल्ली सरकार को बजाय जनता का ध्यान भटकाने और टैक्स पेयर्स का पैसा अननेसेसरी इश्यूज पे खर्च करने के, दिल्ली सरकार को चाहिए कि जो भी उसकी एनर्जी है उसको ईमानदारी से जनता की भलाई में लगाए, ना कि भ्रष्टाचार में लगाए। देखिए, इनके 2 बड़े नेता जेल में हैं, और आज ही खबर थी कि आतिशी जी का तरक्की हो गई है, 12 पोर्टफोलियो हैं उनके पास दिल्ली के। अब एक मंत्री के पास अगर 12 पोर्टफोलियो रहेंगे और उस क्षेत्र में जो दिल्ली जो NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन है, उसमें वो कैसे अपना काम कर पाएंगे? तो ये तो सीधी दिल्ली सरकार की मंशा केजरीवाल साहब की दिखाई दे रही है कि बस जनता को मूर्ख बनाओ और टैक्स पेयर के पैसे का मिसयूज करते हो। ठीक है जी। खेमचंद शर्मा जी, संविधान पीठ फैसला सुनाती है और उसके बाद आदेश आता है कि इस तरह से काम होगा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। दिल्ली सरकार की ये रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किरदार और जिम्मेदारी रहेगी, और उसके बाद आप 9 दिन बाद अध्यादेश ले आते हैं। अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही लिखे फैसले को तो ऐसा नहीं है कि खारिज कर देगा या अपने लिखे हुए फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, ये आप भी समझ रहे हैं। तो ये केस का नेचर ऐसा बता रहा है कि अगर मान लीजिए स्टे मिल गया तो ये एक तरह की पराजय ही है, अगर मान लो मिल जाता है तो अध्यादेश पर। ये तो पराजय की बात ही नहीं है। और कुछ अधिकार होते हैं, कुछ अधिकार कोर्ट के पास। कोर्ट में रिव्यू पिटीशन तो केंद्र सरकार ने पहले से डाली है, केजरीवाल तो अब गए हैं। रिव्यू पिटीशन का मतलब है कि 5 जजों के बेंच ने अगर डिसीजन दिया है तो 7 पैनल के पास जाएगी, या 9 के पैनल के पास जाएगी, या 8 के पैनल के पास जाएगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, या फिर वही 5 का जो पैनल है वो दोबारा से देखेगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोर्ट दोबारा से अपने फैसले को रिव्यू नहीं कर सकता। पहले कोर्ट ने बोला है, हाई कोर्ट से पहले ये बोला था कि नहीं, केंद्र का स्टैंड है वो सही है। ऐसा नहीं कि हमेशा से भाई ये बोला है कि नहीं, जो केजरीवाल का जो स्टैंड है वही सही है। दूसरा, 9 दिन में क्या 9 दिन में पूरी तरीके से जंगल राज व्याप्त कर दिया। इन्होंने उन ऑफिसर्स को परेशान किया जो ऑफिसर शीश महल की इंक्वायरी करे, जो ऑफिसर शराब घोटाले की इंक्वायरी कर रहे थे, जो ऑफिसर इनकी जो घोटाले हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनकी जांच कर रहे थे। सबसे पहले उनको प्रताड़ित करने का काम किया, हटाने का काम किया, परेशान करने का काम किया, धमकाने का काम किया। आप धमकाओगे, परेशान करोगे, आप बदला लोगे, तो ऐसे तो सरकार नहीं चलेगी ना। और पहले जो सिस्टम था, वो तो आपको लगता होगा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इनको लगता होगा कि वो आपके इशारे पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए तो सबको दिख रहा है। तब हमसे पहले कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही थी, केंद्र में दूसरी सरकार थी, इसी सिस्टम के साथ चलती थी। पहले भी एलजी और केंद्र सरकार अपॉइंटमेंट करती थी, अभी भी करती है। केजरीवाल को क्योंकि अपने पास कहने को कुछ नहीं है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको वो निभा नहीं रहे, इसी को नॉन इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है वो भटकता रहे, वो है उसी चीज में फंसे रहे। और
इनसे सवाल ना पूछे। अब लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास डीटी काम में क्या किया, पानी का काम में क्या किया, पानी के लिए हाहाकार मच रही है, आपके पास काम है कि दिल्ली समस्या कम हो, उसके लिए आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। लोग पूछ रहे हैं आपने 500 नए स्कूल बनाने थे, क्यों नहीं स्कूल नहीं बनाए। लोग पूछ रहे हैं आपको नए कॉलेज बनाने थे, क्यों नहीं बनाए। तो कोई भी डिपार्टमेंट जहाँ पे आपने काम नहीं किया वहां पे आप आंसरेबल हो, और पूरी तरीके से आपके हाथ में। आज हॉस्पिटल का हाल ऐसा है कि जैसे वहां पे ऐसा लगता है कि जानवरों की मंडी लगी हुई है। आप शाम को चले जाओगे आईसीयू में, चीखते चिल्लाते लोग मिलेंगे, और वहां पे जो मरीज है उनकी कोई देख रेख नहीं। जो दिल्ली सरकार के ये हालत तो तब है जब केंद्र सरकार के हॉस्पिटल दिल्ली का 70 to 80% लोड ले लेते हैं, ये 20% लोड भी सही से हैंडल नहीं कर पाते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी तो होगा ही होगा, लेकिन संसद अपना काम करिए, ऑर्डिनेंस बिल बनेगा, ये कानून बनेगा, और कानून बने के बाद साफ हो जाएगा। और कोर्ट ने ये बोला था कि जहाँ पे एम्बिग्यूटी है, जहाँ पे कानून नहीं है, वहां पे केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। और इस विषय पे कोई कानून था नहीं, इस विषय पे कोई क्लियरिटी थी नहीं, तो कोर्ट के डायरेक्शन पे और जो कोर्ट का ऑर्डर था उसी के अनुसार केंद्र ने ऑर्डिनेंस प्रस्तुत किया, और अब तो कानून बना देंगे। ठीक है। क्या लगता है संजीव जी, जो खेमचंद जी कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? सवाल ये पैदा होता है, खेमचंद जी जो कह रहे हैं, पहले आप ये भी तो समझे ना कि आप एक चुनी हुई सरकार के प्रति क्या भावना रखते हैं। पहले तो आप इस बात को समझे। और ऐसा नहीं है, खेमचंद शर्मा जी मुझे नहीं जानते हैं, मैं बहुत बार जो है हम लोगों ने इकट्ठे पैनल में बैठ करके डिबेट की है, जानते हैं मेरे नेचर को भी कि और आम आदमी पार्टी का मकसद क्या था, हमने क्यों बनाई थी आम आदमी पार्टी। इतनी सारी पार्टियां पहले से मौजूद है, सब काम कर रही हैं, हमें तो कोई बनाने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि कोई भी पार्टी की सरकार हो और उस पार्टी की सरकार जब आती है बन करके, तो उसका फर्ज होता है कि समाज के हर वर्ग के लिए वो काम करे। तो अगर समाज का ऐसा तबका है जो कि एक स्ट्रीम लाइन से थोड़ा सा बिलो है, तो उसको हम वो सुविधाएं भी दे रहे हैं, उसको सुविधाएं देकर के ला रहे हैं मुख्य धारा में। तो ये काम नहीं करने दे रही केंद्र सरकार हर एक चीज में। और इससे क्या होगा, इसकी जो पीछे मंशा है कि साहब जैसे दूसरी पार्टियां हैं, जैसे दूसरी पार्टी के लोग हैं, ऐसे ही आम आदमी पार्टी वाले भी लोग हैं। ये इस तरीके का इनका मंशा है कि संदेशा चला जाए तो हो जाए कि हम आप जैसे नहीं है, हम बिल्कुल अलग है, हम ईमानदार लोग हैं। हम जैसे जो है पार्टी बनाई और आज तक जो संघर्षों से लड़ते हुए 2 राज्यों में सरकार है, हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि जिस तरीके से हम आज यहाँ पर आए हैं लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, देखिए इसमें भी हमको विजय मिलेगी। वो अलग बात है जो समय लग रहा है, किस तरीके से कैसे मिलेगी, और सब आप लोगों के सामने है। और आने वाले दिनों में हमारा क्या उद्देश्य है, क्या है भाई, हम लोग ये भी चाहते हैं ना भारत नंबर 1 देश बने, भारत विकसित देश बने। इसके लिए हम सारे प्रयासरत हैं और एक से एक जो भी हो सकते हैं वो काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी करके दिखा दिया, पंजाब में भी कर रहे हैं। अब पंजाब में तो इनके बस में कुछ है नहीं तो वहां भी ये बहुत कुछ कर लेते हैं। हालांकि प्रयास करते रहते हैं यदा कदा जो है वहां पर भी राज्यपाल महोदय के माध्यम से। और रही बात दिल्ली की, तो आज हमने दिल्ली में बताया है कि हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में आगे जाएंगे, वो उनके ऊपर है कहाँ क्या भेजते हैं। और इनकी जो हमने बताया प्रतीकात्मक रूप से आगे वाले दिनों में 3 जुलाई को हम उनकी प्रतियों जला करके जो अध्यादेश, काला अध्यादेश है, उसका भी हम विरोध करेंगे और फिर उसका विधानसभाओं में भी करेंगे आगे 5 जुलाई को। और इस प्रकार यही एक संवैधानिक तरीका होता है, संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है तो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमको इसमें जो है कामयाबी हासिल होगी। और आप बताएं त्रिशूल जी, अगर आपको कोई प्रश्न है। सुशील जी क्या लगता है कि जो खेमचंद जी बोल रहे थे और जो संजीव जी बोल रहे थे उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये कई बातें कही इन्होंने, तो कौन से पॉइंट की आप बात कर रहे हैं? कि आप जो कह रहे थे कि आपने तो एक तरफा बात की पूरी कि आम आदमी पार्टी कर रही है जो कुछ कर रही है, लेकिन आपको ये भी तो देखना होगा ना कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि संघीय ढांचे को भी मजबूत रखना आवश्यक है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा से हार्मोनाइज्ड व्यू लेता है क्योंकि वो न्यायालय का सर्वोच्चतम लेवल है। तो उनका जो भी व्यू रहेगा वो ये रहेगा कि दोनों पक्षों की बराबर सुनवाई हो और कोशिश ये हो कि किसी की हानि ना हो।
अगर मान तो लीजिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह अगर बिल्कुल मान सही है, लेकिन एक- यहाँ एक बात देखना ये है मैं ये कह रहा कि था दिल्ली सरकार सुशील दिल्ली जी, के नागरिकों के जीवन स्तर में कैसे सुधार ला सकती सुशील है। जी, सुशील जी, और मैं सुशील जी, चूंकि दिल्ली का सुशील नागरिक जी हूँ, सुनिए तो भाई, दिल्ली सुनिए, में ही पैदा हुआ सुनिए, पला बड़ा हूँ, सुनिए, तो सुनिए, मैं बड़ी बारीकी से देखता हूँ कि दिल्ली में पिछले 10 साल में अरे आप जीवन स्तर सुनिए में तो, क्या सुधार आया। सुनिए तो, जी 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 बताइए। मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है इसका मूल्यांकन तो कर लिया जाएगा कि वो क्या कर रही है, आपने पहले भी मूल्यांकन किया। मेरा सवाल ये है कि अगर संविधान पीठ कोई फैसला देती है और उसके बाद अध्यादेश बन जाता है 9 दिन बाद, और अब दोबारा रिव्यू पिटीशन के लिए बीजेपी गई है, खेमचंद जी बता रहे हैं, और आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है, तो क्या लग रहा है अगर ऐसे में स्टे आ जाता है, जो केस दिख रहा है जिस तरह से, तो क्या लग रहा है किसकी पराजय और किसकी विजय होगी फिर? देखिए, न्याय की जब प्रक्रिया चलती है तो उसमें किसी की पराजय और किसी की विजय नहीं होती। ईमानदारी से बोला जाए तो इसमें जनता की पराजय होती है, क्योंकि भारत देश में न्याय अक्सर देरी से मिलता है, और कहावत है कि देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं कहलाता। मगर यहाँ दिल्ली की जनता जो जिस दो पार्टों के बीच में पिस रही है, तो उसमें सवाल बड़ा ये होगा कि अगर मान लिया हम ये कहें आपकी भाषा में कि वो दिल्ली की सरकार की जीत हो जाती है, ठीक है, तो उस जीत को आप किस नजरिए से देखेंगे कि दिल्ली की जनता का क्या भला हुआ, या दिल्ली की जनता के जीवन स्तर के कुछ मानदंड हम स्थापित कर लें कि यहाँ शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध जल मिलेगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा सड़कों पर, लोगों को हेल्थ का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, लोगों को नए रोजगार मिलेंगे, या लोगों के टैक्स कम देना पड़ेगा। तो दिल्ली की सरकार की जो जीत हुई वो किस स्तर पे, किस मानदंड पे, हम किस पॉइंट्स पे मानेंगे? तो आप देखेंगे कि 6 महीने बाद आप कहेंगे कि कोई जीत नहीं हुई। दिल्ली की जनता का जीवन स्तर पहले से खराब हो गया, टैक्स का स्तर बढ़ गया, अभी कुछ दिन पहले बिजली के रेट बढ़ा दिए गए। तो ये जो दो सरकारें चल रही हैं, अब क्योंकि आप ये कहते हैं कि हम मोदी सरकार की तरफ झुके हुए हैं, तो वो आपका कहना गलत नहीं है, क्योंकि लोगों के जीवन स्तर में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, झुके हुए नहीं है, मेरा ये सर्वे करा लें, मेरा पूछे कि दिल्ली में इतना सारा देश से सबसे ज्यादा टैक्स आता है। एक सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी है और सारी कंपनी के बड़े ऑफिस यहाँ पर हैं, तो नेचुरल सी बात है टैक्स कलेक्शन। एक सवाल सबके जहन में आता है सुशील जी, कि अगर मान लीजिए काम नहीं हो पा रहा है तो वोट कैसे मिल रहा है, सवाल ये भी तो है ना। और इतने बड़े, देखिए, भारत की जनता, आप अगर वोट को पैमाना माने तो भारत की जनता बड़ी भोली है, और यहाँ भारत की जनता में वोट जो मिलना है वो काम का पैमाना बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब में देखिए आप सरकार आ गई तो कांग्रेस के जो विरोध थे सारे विरोध का वोट चला गया। तो ये तो सभी दलों के लिए लागू हुआ ना। आपने ये कहा, सुनिए, आपने ये कहा सुशील जी, अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। सुशील जी, आपने ये कहा कि भारत की जनता बहुत भोली है और उसको ये नहीं पता है कि काम के आधार पर वोट देना है, तो ये तो सभी राजनीतिक दलों के लिए लागू हो गया। बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक बात है। खेमचंद शर्मा जी, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में अगर केजरीवाल साहब को पिछले इलेक्शन में 70 में से 67 सीटें मिली हैं, वो तो पार्टी भी नई थी उनकी, और उस समय में इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं था, तो हम ये कैसे कहते हैं कि काम के आधार पर वोट मिली है? क्योंकि जनता भोली भाली है, और आज मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बड़े आसानी से उसको बहकाया जा सकता है, बहलाया जा सकता है, और जनता बहल जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि आपने सही सरकार चुनी थी या गलत सरकार चुनी थी। और दुख की बात क्या है कि जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर टैक्स पे करता है, और दूसरे समुदाय के लोग, दूसरे तबके के लोग, दूसरे वर्ग के लोग उसके द्वारा दिए गए टैक्स पर मजाक करता है। ये राजनीतिक दलों को सबको सोचना है कि भाई अब इसमें कैसे वो न्याय कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार चुना जाना काम का पैमाना नहीं है, जाना है। जी खेमचंद शर्मा जी, सुना आपने जी। सवाल ये है कि अगर मान लीजिए सरकारों में सामंजस्य नहीं होगा तो कैसे कभी आप आज केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य तो करना होगा ना, आपको संघीय ढांचे के अनुरूप भी तो कार्य करना होगा।
या जनादेश का सम्मान सबका होना चाहिए? करना चाहिए, हम तो कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उसको पचा नहीं रही, आम आदमी पार्टी उसका सम्मान नहीं करती। आम आदमी पार्टी साल से वैसा ही सिस्टम चला आ रहा है, 15 साल से। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कोई सिस्टम फॉलो किया, तो कांग्रेस और जब भारतीय जनता पार्टी फॉलो कर सकती तो आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी काम नहीं करना चाहती, नारेबाजी करना चाहती है, झगड़ा करना चाहती है, और वो झगड़े नारेबाजी में फंसा के रखना चाहती है। अगर वो काम करते तो उनको इसकी जिक्र नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको पंगा लेना है, इनको लड़ाई करनी है, इनको बैठ के काम नहीं करना। सामंजस्य बैठाने की ड्यूटी अब आम आदमी पार्टी के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंटर को सपोर्ट कर रहा है, सेंटर तो लगातार इनको सपोर्ट कर रहा है, लगातार मदद कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार रेडी नहीं है। और दुखद है, और पूरी मुंह उठाएंगे। जल्दी ये कानून बनेगा, और ये कानून जरूरी था, दिल्ली वालों के लिए जरूरी था, दिल्ली के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जरूरी था, इसलिए थैंक यू। तो दूसरी डिबेट में ज्वाइन करना है? नहीं, बिल्कुल जाइए, आप बिल्कुल जाइए। थैंक यू। संजीव जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी या केंद्र सरकार को ये लगता है कि अगर अध्यादेश बना दिया है तो अध्यादेश लागू हो और पूरी सख्ती से काम किया जाए? ठीक है, ये उनका एक प्रयास है। हमेशा प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आप सहयोग या प्रयोग, तो ठीक है, वो प्रयोग कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 10वां वर्ष ये चल रहा है केंद्र में बैठने का, वहाँ भी जनता देख रही है। तो जब समय आएगा तो जनता इसका जवाब भी देगी। मेरे कहने का तात्पर्य है, कभी भी किसी को भी, कोई भी हो, सत्ता अगर मिले तो कभी उसमें मतलब मदमस्त नहीं होना चाहिए, उसको समझ करके कि, क्योंकि जनता, अभी मैं सुन रहा था खेमचंद शर्मा जी ने कहा जनता भोली है, वाकई जनता भोली है। तो जब भोली जनता है तो उसने जो भी उसके मन में आया, उसने जिसको जो समझा उसको दिया। तो जनता के द्वारा चुने गए, जनता के द्वारा दिए गए निर्णय का सम्मान करना चाहिए हर एक को। अब अगर ये नहीं करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे, हमने तो आपको बताया है कि 2020 में जब हम लोग चुनाव लड़ने गए तो स्पष्ट रूप से कहा था, अगर हमने काम किया है तो आप हमें वोट देना, वरना मत देना। आज तक बताइए कभी किसी पार्टी ने इस तरीके से वोट मांगा है जनता के बीच में जाकर के? वो तो हमने कहा है कि हमको लोगों ने पसंद किया, लोगों ने दोबारा से मौका दिया। अब ठीक है, ये इस तरीके से कानूनी अड़चने हैं, कानूनी उसमें आपने जो है बना करके रख रखा है, तो उससे हम लोग अलग मोर्चा ले रहे हैं। और बाकी जो जितनी हमारी सीमाएं हैं, अपनी लिमिट है। हालांकि आपने चारों तरफ से केंद्र सरकार ने जो है झगड़ा रखा है दिल्ली को, और कई बार ये लोग बोलते रहते हैं कि साहब इनके पास 12 मंत्रालय हैं, उनके पास 17 मंत्रालय थे। तो ये बड़ी सीधी सी बात है, जब ये फार्मूला है कि जितने जो है उसमें सीट होती है किसी विधानसभा में, उसके 10% ही बनाए जा सकते हैं। 15% होता है नाम के दूसरे राज्यों में जो फुल फ्लेजेड होते हैं, यहाँ पर दिल्ली का जो है 10% है। तो 70 अगर सीटें हैं तो 7 लोग ही बन सकते हैं। तो अलग अलग पोर्टफोलियो उन्हीं 7 लोगों में तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो और ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होता है कि वो किसको कितना दे, कहाँ किसको क्या सौंपे। तो इसमें कोई चर्चा का बात नहीं बनता है। सभी लोग उनके लिए जो है होते हैं, वो किसको दे किसको ना दे। तो अभी जो हाल फिलहाल में जो चेंजेस हुए हैं वो भी आपने देखा, आरती जी को और नई जिम्मेदारी दी गई है, नए भी पोर्टफोलियो दिए गए हैं। तो ठीक है, वो उनके साथ काम करती रही है मनीष जी के साथ में, तो उनको ज्यादा अनुभव है हर तरीके का। तो एक सामंजस्य वाली बात होती है, हर जगह बात सामंजस्य की आती है। अगर सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं तो फिर प्रोग्रेसिव नहीं होगा डेवलपमेंट, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हो, या कैबिनेट के मिनिस्टर के बीच में हो, या कहीं पर भी जो 2-3 लोगों के बीच में या ग्रुप के बीच में होता है। तो समन्वय बहुत जरूरी है, और समन्वय स्थापित करने के बाद हम बेहतर व्यवस्था दे पाते हैं। तो हम अपने उसमें चल रहे हैं। जो पथ है हमारा, जो है जो संघर्ष वाला पथ है, मुझे याद है मैं कोई आज पार्टी से एसोसिएट नहीं हुआ हूँ। मैं पार्टी बनने से पहले से, जब पार्टी नहीं बनी थी तब जब रामलीला मैदान में चल रहा था, वो भी दिन हमने देखा है। और पार्टी बनने के बाद शुरुआती दिनों से मैं अलग अलग जगह जाकर के, जहाँ पार्टी ने भेजा वहां जाकर के काम किया। तो मैंने देखा है, हर तरीके का संघर्ष देखा है। तो एक ये भी उसी की एक कड़ी है। लेकिन सारे विपक्ष को छोड़ के आप यूसीसी के मामले पे, कॉमन सिविल कोड के मामले पे सरकार के साथ हैं, लेकिन यहाँ आपके मतभेद
नहीं खत्म हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है? बात सरकार और उसकी नहीं है, हम देश हित के लिए तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जाए, ये बात तो सही नहीं है। हमने उसमें क्या कहा है, अभी हालांकि ड्राफ्ट नहीं आया है, एक बार ड्राफ्ट आने दीजिए, उसमें ड्राफ्ट देखने के बाद और अलग अलग पहलू पर उसमें चर्चा करने के बाद भाई ये चीज है, तो उसमें हमने कंडीशनल सपोर्ट दिया है, तो सैद्धांतिक रूप से कि ये चीज ठीक है, संविधान में भी उल्लेख है इस बात का कि उसका उल्लेख करते हुए हम इसको जो है, तो आपको ये समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी समझना चाहिए कि हम कोई विरोधी नहीं है देश के, कोई की अगर देश के लिए कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उसमें बुराई नहीं है। जहाँ हम कर रहे हैं, हम तो पूरे भारतवर्ष में नहीं है, तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं हम उसकी सराहना करेंगे, और अगर गलत है तो हम उसका विरोध करेंगे, और होना भी यही चाहिए। यही एक आइडियल विपक्ष का काम है। ठीक है, अगर हम जानबूझ करके कि हम जो विरोध करेंगे कि हम इनके जो है विरोधी पार्टी है, तो ये चीजें नहीं सही है। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भटनागर जी, क्या लगता है कि अगर यूसीसी के मामले पे आप साथ हैं, अध्यादेश में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो लोगों को तो कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि ये मामला कहाँ उलझा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है? अगर यूसीसी के मामले में अगर तो आम आदमी पार्टी को पता है कि अगर हमने देखो समर्थन या साथ नहीं खड़े हुए, साइलेंट नहीं रहे, तो उन्हें लगता है कि देश जनता का मिजाज क्या है, और मिजाज बिगड़ गया तो वो आम आदमी पार्टी भूल में मिलते हैं। और दिख रहा भी है कि जनता के हित में जनता समर्थन कर रही है, तो चीजें दिख रही है। अब इनके अध्यादेश की बात है, देखिए अध्यादेश वाली बात, इस चीजों को इन्होंने कभी भी सीरियसली, एक तो राजनीति के अलावा दिल्ली की जनता को कभी सीरियस नहीं लिया। इन्होंने कभी विकास को सीरियस नहीं लिया, इन्होंने कभी आम आदमी पार्टी जो खास पार्टी हो गई, उन्होंने कभी उस चीज को भी सीरियस नहीं लिया। आज सीरियस लेते होते शायद हो सकता है कि जनता के प्रति इनका रुझान होता। आज स्टैंड को चले देखिए, इन्होंने कई करोड़ रुपए चाचे विमान ने कभी महाराष्ट्र जा, कभी बिहार जा, कभी कहीं जा, उसमें खर्च कर दिए, केवल एक इन्होंने के अध्यादेश के एक वर्ष करने के लिए। मगर ये चीजें अगर जनता के बीच में जाके साथ करते या जनता के साथ लेके चलते तो चीजें दिखती है। अब उदाहरण के तौर पे अभी एक जरा सा वक्तव्य दिया कि दिल्ली का जो हाल है वो क्यों बेहाल, तो देखिए सारे के सारे हमलावर हो गए। कहते हैं कि एलजी साहब बाहर से आए हैं। अब अगर बाहर का आदमी, मैं इनकी बात बड़ी करता हूँ आदमी पार्टी की, अगर बाहर का आदमी आके और आप पे लालचन और आप पे इल्जाम लगा रहा है, यमुना जी में जो नाला बह रहा है वो खाली आम आदमी पार्टी के नेताओं पे थोप रहा है या पोत रहा है, तो ये समझना चाहिए कि बाहर का आदमी क्यों बोल रहा है। क्या 90 से 95% CPWD की रोडें हैं जिनके मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। अब उसका आज इन्होंने विकास कार्य अब शुरू करा है। जहाँ से सिसोदिया जी चुनाव लड़ते थे, बहुत मुश्किल से चंद वोटों से जीते। उन्होंने देखी अपनी जनता का वोट का बहुत बड़ा असर होता है कि मैंने क्या विकास क्या नहीं करा। तो ये चीजें सामने दिख रही है। इनको सबको जानते ही इन सबको जो है प्रधानमंत्री कुर्सी दी, इन्हें किसी जनता से मतलब नहीं, किसी परिवार से मतलब नहीं है। इनको केवल अपने बैंक बैलेंस से, अपने राजनीतिक स्वार्थ से मतलब। जनता मरे खपे, दिल्ली में आज इतना बुरा हाल है कि भरा पड़ा कह जगह, कोई इन्होंने नई मेट्रो को विकसित नहीं करा, कोई एक नई चीज विकसित नहीं करी, यूनिवर्सिटी नहीं विकसित नहीं करी। मगर क्या है, ये लड़ेंगे एलजी साहब से, ये लड़ेंगे केंद्र की सरकार। केवल इनका मकसद ये है कि लड़ाई में उलझे रहो, अपनी राजनीति करते रहो, पैसा इकट्ठा करते रहो, क्योंकि चुनाव आने 2024 के कुछ तो रंग और कलर दिखाने आम आदमी पार्टी को, क्योंकि बेचारे 150 सीटें गुजरात में ला रहे थे, तो सारी शून्य हो गई। तो इन्हें अपनी चीजें राजनीति करी, अच्छी बात। जिस जनता ने, इस भारत की जनता ने, राजधानी दिल्ली की जनता ने इनको वोट देके भारी मतों से कांग्रेस जैसी पार्टी को खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, जीरो कर दिया, और आपको आशा और उम्मीद से सीधा निश्चित के बाद आपको सरकार में लाए। मगर वहां भी आप खड़े नहीं उतर रहे, ना आप शिक्षा में खड़े उतर रहे, ना आप परिवहन में खड़े उतर रहे, ना आप बिजली में खड़े उतर रहे। वहां 10% आपने रेट बढ़ा दी बिजली की।
और पंजाब में देखिए, दिल्ली और पंजाब में दोगला व्यवहार किस तरह जनता के बीच में, कि आप यहाँ 10% बिजली नहीं कर रहे हैं, कमर्शियल 100% बड़ी बढ़ चुकी है, और पंजाब में आप 300 यूनिट फ्री कर दे रहे हैं। तो एक जाति जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ कर रहे हैं ना आप। भारतवर्ष की जनता तो एक समान है, बोली अनेक हो सकती है, धर्म जात अनेक हो सकते हैं, मगर कहलाएंगे तो भारतवर्ष की ना। तो ये सब चीजें इनको समझना चाहिए। क्या लगता है सुशील शर्मा जी कि ये विरोध और ये जो टकराव है ये थमने वाला नहीं है? और क्या इस टकराव और विरोध में एक ही व्यक्ति दोषी है, एक ही पक्ष दोषी है? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि सत्ता मिलने के बाद लापरवाही चरम पर होती है राजनीतिक दलों में। देखिए, केजरीवाल साहब बड़े यूनिक किस्म के नेता हैं, मैं कोई नेगेटिव शब्द नहीं यूज करूंगा। उनके बारे में कहा गया है कि जब वो अन्ना हजारे के साथ उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो अन्ना हजारे को एज ए मेंटर उन्होंने माना था, लेकिन कुछ समय पहले अन्ना हजारे ने कहा कि उनका ये दुर्भाग्य था कि उन्होंने केजरीवाल जैसा शिष्य रहा और केजरीवाल साहब उनको शिकार बनाकर उनके ऊपर पैर रखकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ गए। तो एक तो ये आपकी जो व्यक्तिगत निष्ठा है अपने गुरु के प्रति नहीं है, तो ये आपका चरित्र के बारे में बताता है। दूसरा, आपने जब सत्ता में आने से पहले भाषण दिए थे कि मैं 4 कमरों का मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ियां नहीं लूंगा, मैं लग्जरी नहीं यूज करूंगा, और अब आप देखिए कितने बड़े बड़े बंगले हो रहे हैं। और जो रिसेंट सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि जो करोड़ों रुपए का बंगला बनाया है उन्होंने, उस व्यक्ति ने जो चप्पल पहनकर चलता था इलेक्शन के टाइम पर, और खांसी वाली उनकी एक इमेज थी, मफलर रखते, आम आदमी की जो एक परफेक्ट इमेज वो रखते थे, और अब वो बहुत खास आदमी हो गए हैं। तो ये जो विरोधाभास आपकी कथनी और करनी में दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ बयान कर देता है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अभी मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 12 पोर्टफोलियो हैं, किसी भी सज्जन से पूछ लो भाई, एक मंत्रालय में अगर आप काम करते हैं ईमानदारी से तो सुबह से शाम तक आपको एक ही मंत्रालय की फाइलें निपटाने से फुर्सत नहीं मिलती। तो जब यहाँ 12 मंत्रालयों की फाइलें हैं आपके पास, तो आप कैसे काम करोगे? सो दैट मीन्स ये आपका एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपका जो चरित्र है वो असली चरित्र यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके कर्मों से। अब इलेक्शन आएंगे तो आप फिर कुछ नए नारे लेके, नए स्लोगन लेके जनता के पास चले जाएंगे। ठीक है, जनता तो भोली ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। खेमचंद शर्मा जी, फिर क्या लगता है, प्रदीप भटनागर जी, क्या लगता है कि तोड़ नहीं निकलेगा और ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी? अग्रवाल साहब, मैंने पहले वक्त में आम आदमी पार्टी के लिए वो अन्ना हजारे जी की बात की, मैं वो समय को याद दिला दूं, उस आंदोलन में मैं भी गया था, और वो बड़ा स्वच्छ आंदोलन जो अन्ना जी ने शुरुआत करी थी, और अन्ना जी ने बड़े मंच पे जब रामलीला मैदान के अंदर बहुत विशाल सभा करी थी तो कहा था कि ये ईमानदार लोग हैं जो आपके बीच में लेके आया हूँ, ये वो ईमानदार लोग हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, ये वो ईमानदार लोग हैं जो ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे और ईमानदारी से जनता के बीच में रहेंगे और लोकपाल लाके दिखाएंगे, एक अपनी पहचान बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में दिखाएंगे कि सरकारें कैसी होती हैं। मगर आज बेचारे अन्ना जी भी इतने शर्मिंदा हैं कि आज देखिए कहीं अन्ना जी बेचारे कहीं सामने नहीं आते। क्यों? क्योंकि अन्ना जी, आदरणीय अन्ना जी, आज इस पूरे भारत को और पूरी दुनिया को जागरूक करने वाले अन्ना जी ने जब गारंटी दी थी कि जिन जो लोग आ रहे हैं ईमानदार लोग आ रहे हैं। मैं एक चीज याद दिलाऊं, पिक्चर ही बनी इनके ऊपर ईमानदारी को लेके। आज वो ईमानदारी खत्म हो गई, आज राजस्थान के रेगिस्तान में खत्म हो गई, उड़ गई, पता नहीं कहाँ चली गई। आज तो ये लोग वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग आज बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो आज कांग्रेस से पूछते हैं, बोलो तेरे कितने दांत हैं, जिन्हें अभी तो बेचारे पैदा हो गए 8 वर्ष 9 वर्ष की नहीं हुए, अभी तो बहुत नहीं है बेचारे। और 9 साल का बच्चा बेचारा वो होता है 4th क्लास या 5th क्लास में होता है। तो इससे पूछिए आप राजनीति के स्टैंड पे आप कहाँ और क्या करना चाहते हैं? क्या आपने दिल्ली में बताइए, फिर आप कहेंगे सवाल ऐसे पूछते हैं। अभी बताइए, राहुल गांधी को आप बच्चा बताते हैं, अरविंद केजरीवाल को आप बच्चा बताते हैं, तो कोई व्यस्क है कि नहीं है आपके सामने? इकलौते आपके अलावा क्या आप ही व्यस्क हैं, बाकी कोई है नहीं है?
नहीं, आम आदमी मेरा नहीं, आम आदमी पार्टी का समाज है। कोई एक आध विपक्ष में कोई परिपक्व नाम बताइए कि हाँ ये परिपक्व है। तो आपको लगता है सब पूरे विपक्ष पूरा नाबालिग है? आज बड़ी अच्छी बात बताऊं, आज एक जगह मैं आज एक ट्रेन में सफर कर रहा था जी। एक बात चल रही थी कि तो युधिष्ठिर के ऊपर बता रहे थे कि देखिए कि जो दुर्योधन था, दुर्योधन को राजा बनाना चाहते थे उनके फादर, मगर राजा बनने लायक नहीं था, उसमें गुणवत्ता नहीं थी, तो राजा कैसे बन जाता? पिता ने इतना ढोया, इतना ढोया उन्हें, इतना ढोया कि युद्ध हुआ, कौरव पांडवों को युद्ध तक हो गया एक राजा बनने के लिए, मगर राजा की काबिलियत दुर्योधन में नहीं थी। ये हाल कांग्रेस का है। तो वक्तव्य बड़ा अच्छा था, सोचने में थोड़ा मैं आगे दिमाग से निकल के बताता मैं, तो जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, भी आप गुण होने चाहिए राजा वाले, क्योंकि आप देश की जो है, आप राजा की थोड़ी, आप जब प्रधानमंत्री बन रहे तो आप देखिए, अभी विधानसभा का बता रहा हूँ लेट आपको, तो टेबल पीट पीटे कह रहे थे कि हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं। तो देखिए मालिक में और सेवक में ये फर्क होता है। जो टीवी के ऊपर टेबल पीट के कहते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं, जो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं वो कहते हैं मैं इस 140 करोड़ जनता का सेवक हूँ, चौकीदार हूँ। ये एक सीधे शब्द हैं। आप किस तरह जनता का दिल जीत रहे हैं, किस तरह क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, आज इन्हें कभी दिखता है? संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, संजीव जी कहिए। मैं सुन रहा था प्रदीप भटनागर जी को। प्रदीप भटनागर जी ठीक वही बात कह रहे थे और वही बात सुशील शर्मा जी ने कही। हालांकि सुशील शर्मा जी के मुख से तो बिल्कुल नहीं शोभा देती, क्योंकि वो एक राजनीतिक विश्लेषक है। आप अन्ना हजारे की बात दोनों लोग कर रहे थे। अरे साहब कमाल कर दिया आपने। आपको ध्यान नहीं है जब आडवाणी जी ने रथ निकाला तो जो है साहब उनके साथ में नरेंद्र भाई मोदी आगे आगे चल रहे थे। नरेंद्र भाई मोदी ने माना आडवाणी जी को कि हमने आपसे उंगली पकड़ करके चलना सीखा है, हम आपको ये कर रहे हैं। है आपको होश? कहाँ है आडवाणी जी आज? कुछ अता पता है? कहीं दिखाई पड़ते हैं कभी भी? कोई बर्थडे में, किसी प्रोग्राम में, कहीं कोई सामूहिक, आप हमेशा उल्टी बात करते हैं। आप जिसके जो है आप पत्थर मारने का बड़ा आपको शौक है, वही काम वो घर में किए हुए बैठे हुए हैं, आप दूसरों तरफ उंगलियां उठाया करते हैं। गलत तरीका है, बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। आप उसी में डूबे हुए हो आकंठ तक इस तरीके के काम करने में। आपने किसको छोड़ा है बताइए? नरेंद्र भाई मोदी ने क्या क्या किया है, आडवाणी जी के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया है। और रही बात आम आदमी पार्टी को, तो बिल्कुल जो है आपने अभी सही बात कही त्रिशूल जी की, सारे इनकी नजर में तो सारे के सारे सब बच्चा नजर आते हैं, वयस्क सिर्फ यही एक है। तो अभी चीजें उधर समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा और 6 महीने का मैं समझता हूँ। पहले की बात, जितना इन्होंने कभी भी बेजा इस्तेमाल किया है शक्तियों का, तो शक्तियां मिली, कभी भी अगर ईश्वर भी किसी को शक्ति देता है तो सही देता है कि तो सही दिशा में आप इस्तेमाल करें। आपने जो श्रीमान ये नहीं कहते मैं दिल्ली का मालिक हूँ, जो कहते हैं ना कि मैं दिल्ली का सेवक हूँ, तो आप ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल आप कर रहे हो वो देख रही, किसी से नहीं छिपी हुई बात है। तो आगे आने वाले समय में जनता इसका सब आने पर आपको उत्तर देगी। आप जो परेशान कर रहे हो लोगों को, जनता बताएगी सेवक कौन है, दिल्ली का मालिक कौन है, जनता बताएगी, बिल्कुल बताएगी। मैं आपकी बात बताया है। अब आप देखिएगा आने वाले जो दिनों में है, अब आप देख लीजिएगा जिस तरीके से है। आप अभी यूसीसी से चर्चा कर रहे हैं। हमने क्या कहा पहले? जो बात अच्छी है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है, वो अच्छी है। हम कभी इस तरीके की बातचीत नहीं करते कि नहीं आंख बंद करके विरोधी पार्टी है तो विरोधी करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देश के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी राजनीतिक दल किसी राज्य में है या भारत सरकार में अच्छा काम कर रही है तो हम जरूर उसकी सराहना करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस तरीके के काम न करें। सुशील जी, आपने तो आम आदमी पार्टी को हर जगह गलत बताया, तो यूसीसी के मामले में गलत है या सही है? यूसीसी के मामले में आम आदमी एक जगह आपको लग रहा है, एक जगह लग रहा है सही है जी जी, एक जगह लग रहा है आपको सही है। उन्होंने अगर उन्होंने समर्थन किया है, वैसे उन्होंने खुलकर अभी तक समर्थन नहीं किया है। खुल के क्या करना है, किया है तो मैं कैसे करना है बताइए? बीजेपी कार्यालय में आके थोड़ी करेंगे समर्थन, बोल दिया है कि सरकार के साथ है। हाँ नहीं, आपकी बात सही है। तो इस मामले में फिर आम आदमी पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ भी जो उनका इतिहास रहा है
वो बड़े छद्म रूप से चीजों को चलते हैं। बड़े शातिर, देश के सबसे शातिर राजनेताओं में से एक हैं, या ये कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए कि बड़े स्मार्ट राजनेताओं में से एक हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि स्मार्ट और शातिर में फर्क होता है। स्मार्ट और शातिर अलग-अलग शब्द होता है। समंदर दिखाए खारा और पिला दे कैसा पानी। तो वो वक्त बताएगा कि वो वोटिंग में कितना सपोर्ट करते हैं, पार्लियामेंट में कितना सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने अपना स्टैंड तारीफ के काबिल बनाया है कि वो कहते हैं कि वो यूसीसी का वो सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ उनकी हम तारीफ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अगर अच्छा काम है और लार्जर पर्सपेक्टिव में जनता के भले के लिए है तो उसको आपको तारीफ करने में गुरेज नहीं करना चाहिए। प्रदीप जी, यूसीसी के मामले में तो आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है केंद्र को। बहुत अच्छी बात कही है। अच्छे कामों में दिल बड़ा करके दिखाना चाहिए, क्योंकि आप भी जनता के बीच में, जनता के सेवक। मतलब यहाँ लगा के आपको दिल बड़ा है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल यहाँ बड़े दिल से काम कर रहे हैं। नहीं, जो देखिए वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी प्रजा जनता देख रही है, उनसे भी उम्मीदें लगाती है। क्या अरविंद केजरीवाल जी भारतवर्ष के नहीं है या उनके नेता भारतवर्ष के नहीं है? तो मैं तो कहूँगा कि इन्होंने जो चीजें दिल बड़ा करके दिखाई और अपना विरोधाभ्यास ना दिखाते हुए जो चीजें दिखाई कि नहीं, एक सामान्य कानून आना चाहिए, क्योंकि एक देश जब एक भारत की बात करते हैं तो ये चीजें सबको बराबर की बराबर मिलनी चाहिए। कि मुझे तो सोने का हार मिले और सामने वाले को मिले क्या नाम लकड़ी का हार, वो ठीक नहीं है ना। तो ये तो अच्छी चीजें है कि हम लोग सब। लेकिन दिल्ली के मामले पे एक राय नहीं हो पाएगी। त्रिशूल जी, भारतवर्ष के अंदर अगर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बात करते हैं, हर चीजों पे गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं, तो हमें एक साथ बैठने की बात करते हैं, देश में शांति की बात करते हैं। तो जब एक धरती के नीचे, एक धरती पे एक छतरी के नीचे जब एक समान सब आदमी होंगे, चाहे वो किसी जात का, धर्म का, किसी भी कास्ट का होगा, तो एक समान होंगे तो बराबरी होगी ना। कि आप देखिए जो अधिकार तेरे पे वो अधिकार मेरे पास भी है। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप भटनागर जी, संजीव जी, सुशील जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। यूसीसी में आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है केंद्र का, तो वहाँ अरविंद केजरीवाल के दिल को बड़ा बताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रवादी बताया जा रहा है। लेकिन जहाँ अपने अधिकार की, जनादेश के अधिकार के लिए अगर लड़ाई चल रही है, तो वहीं दिल्ली और केंद्र में जो एलजी के मामले को लेकर लड़ाई चल रही है, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल को छोटा बताया जा रहा है और उन्हें ये बताया जा रहा है कि शायद वो केंद्र पर अपनी चीज़ों को थोपना चाहते हैं, एलजी पर अपनी चीज़ों को थोपना चाहते हैं। लेकिन अब जनता तय करेगी और जनता ये देख रही है कि दरअसल ये हो क्या रहा है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए।